गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर पढ़ाकू क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है और दिल्ली पुलिस के PYQ क्वेश्चंस के साथ अगेन हम आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें ये सारे के सारे 16 डेट से 16 नवंबर से लिए गए हैं क्वेश्चन, 16 नवंबर 2023। ठीक है, सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस, अगेन कॉन्सेप्ट वही, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स तीनों का मिक्सचर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच डिस्क्राइब्ड आर्किमिडीज मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग अ बैलेंस इन दी ट्रीटीज द लिटिल बैलेंस। बेसिकली जो लिटिल बैलेंस यूज किए जाते हैं उसमें इसने स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए किस चीज को बनाया था और किसने डिस्कवर किया था, किसने बनाया था। तो माइकल फराडे, अगर बात करें, माइकल फराडे कौन था भाई? माइकल फराडे थे जिन्होंने इंडक्शन की बात करी थी, है ना, इंडक्टिव करंट, इंडक्शन। बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल किसकी बात करता है? फ्लूइड प्रेशर की। तो ये भी आंसर नहीं हो रहा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन भाई साहब को तो आप सभी जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, EMC स्क्वायर, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बट ग्रेविटी वगैरह की बात तो नहीं करी, है ना। तो आंसर क्या हो सकता था यहाँ पर? गैलीलियो गैली। दिस इज द गली का गैलीलियो, ऐसे भी याद रख लो, जिसने स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिस्कवर किया, सॉरी डिस्कवर क्या किया, मेथड को यूज करके बैलेंस बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, बायोलॉजी से बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया है। विच थर्मोस्टेबल एंजाइम, थर्मोस्टेबल का मतलब, पहली बात तो थर्मो मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात हो रही है, और स्टेबिलिटी कि ऐसा एंजाइम जो थर्मोस्टेबल भी हो और क्या करता हो, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस यानी कि रिएक्शन करवाई जाएगी वाटर के साथ। स्टार्च ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो किस चीज का बनता है? शुगर, बहुत सारा भर भर के शुगर होता है उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ऐसा एंजाइम बताओ जो थर्मोस्टेबल भी हो और क्या कर रहा हो, हाइड्रोलाइसिस कर रहा हो ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ स्वीट पोटैटो। तो एक ही एंजाइम दिख रहा है मेरे को, दैट इज बीटा एमाइलेज। बीटा एमाइलेज जो क्या करेगा, इसको पूरा का पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब बाकी सब एंजाइम्स के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? फैट का डाइजेशन करवाता है। फैट को किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्जन करवाएगा। एक्सोसेल्यूलेज, एक्सोसेल्यूलेज सेल का ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करेगा, आपको सेल को ब्रेक डाउन करवाएगा, एक्सोसेल्यूलेज। बचा पेक्टिनेज, ये ज्यादातर यूज करी जाती है कुकिंग इंडस्ट्री में, ड्रिंकिंग इंडस्ट्री में, बेवरेजेस वगैरह में पेक्टिनेज, क्योंकि पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एंजाइम्स, जिसमें हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बीटा एमाइलेज। एमाइलेज बेसिकली हेल्प इन शुगर हाइड्रोलाइसिस व्हिच विल गेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव फैक्टर फॉर ओरल कैंसर, यानी कि माउथ, ओरल कैंसर। ठीक है ना। माउथ, स्पाइसी फूड खाने से होता है? बिल्कुल भी नहीं, उससे तो स्टमक प्रॉब्लम होती है। शुगर, शुगर से क्या बढ़ता है हमारा? फैट, है ना, शुगर जितना खाएंगे फैट डिपॉजिट होता जाएगा। एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव सॉल्ट लेंगे तो बीपी, बीपी है ना, बीपी हमारा, हमारे बॉडी में ज्यादा सॉल्ट हो जाएंगे, ज्यादा फ्लूइड हो जाएंगे, जिससे बीपी प्रॉब्लम करेगा। लास्ट ऑप्शन बच रहा है टोबैको, टोबैको, यस, टोबैको इज द आंसर। तभी लिखा जाता है उसी के पैकेट के बाहर भी, टोबैको खाने से क्या होता है, ओरल कैंसर होते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टोबैको मोज़ाइकी वायरस, तुम्हें पता ही है, TMV टोबैको प्लांट से निकला था। थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानकारी दी जाए, TMV टोबैको मोज़ाइकी वायरस, फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड बाय द टोबैको, टोबैको प्लांट से डिस्कवर किया गया था। इसी से हमारा हो रहा है कैंसर, दिस इज द ओरल कैंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इकोसिस्टम से आया हुआ क्वेश्चन है ना, इकोसिस्टम की बात की जा रही है। व्हाट इज द रेंज ऑफ मीसोस्फीयर? अब जैसी बातें आती है स्फीयर की,
है ना, हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं राइट नाउ, इट इज अ लिथोस्फीयर। तो एक एक करके पहले स्फीयर्स को देख लेते हैं ताकि हम इसका आंसर कर पाए। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा ग्राउंड लेवल यानी कि 0 लेवल से लेके 12 किलोमीटर तक, अप टू 12 किलोमीटर। तो पेन को चेंज करना पड़ेगा, ब्लैक। लिथोस्फीयर हम सबसे पहले आ रहा है हमारा ट्रोपोस्फीयर, जहां पे हम राइट नाउ हैं। 0 से लेके 12 किलोमीटर तक हम कहेंगे लिथोस्फीयर है, और 12 से लेके कम से कम 50 किलोमीटर तक चलता है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, और जहां पर आपको मिलेगी ओजोन लेयर। और यही ओजोन लेयर क्या करती है, हमें यूवी रेडिएशन से बचाती भी है। जितनी भी यूवी रेडिएशन है सनलाइट से आ रही है, उन सबको एब्जॉर्ब करती है ये, ताकि हमारे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप को कैंसर ना हो पाए। अब 50 किलोमीटर से कम चलता है 80 किलोमीटर तक आपका मीजोस्फीयर, जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, मीजोस्फीयर, ठीक है ना। 80 से देन यू कैन से 440 किलोमीटर तक चलेगा आपका एक और स्फीयर, जिसका नाम है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, टेम्परेचर राइज हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद आ जाएगा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर उसके बाद तो सीधा का सीधा स्पेस, आउटर स्पेस यानी कि गैलेक्सी हमारी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, चलो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा गया था, व्हाट इज द रेंज ऑफ मीजोस्फीयर, आंसर विल बी 50 to 80 किलोमीटर, ठीक है। 0 to 10 में क्या मिल रहा था हमें, याद हो तो फिर दोबारा से देखो, क्या मिल रहा था हमें 0 to 10 में, 0 to 10 में मिल रहा था हमें ट्रोपोस्फीयर। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे सारे स्फीयर्स, तो आंसर्स करने आसानी से हो जाएंगे। यस, नाउ द क्वेश्चन डाइवर्सिटी। लास्ट वीडियो में भी हम डाइवर्सिटी देख रहे थे, अभी भी हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं। डाइवर्सिटी से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो क्वेश्चन है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसने 5 किंगडम की बात की थी। 5 किंगडम कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, जिम आपका फंगाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। तो ये बात की थी R.H. विटेकर ने। R.H. विटेकर वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्ड अबाउट कि 5 किंगडम होने चाहिए, यानी कि हमारे पूरे वर्ल्ड के, पूरे अगर ब्रह्मांड की बात करी जाए तो उसके पूरे सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम 5 किंगडम में रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, पहला था मोनेरा, मोनेरा की बात की, यानी कि सारी दुनिया के बैक्टीरिया रख दो इसके अंदर, मोनेरा। फिर बात करी इसने किसकी, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, ठीक है ना, फिर आया फंगाई, फिर प्लांट, फिर एनिमल, ठीक है ना। 5 किंगडम बनाए गए, मोनेरा बैक्टीरिया के लिए, यानी कि सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विल बी इन मोनेरा। फिर जब प्रोकैरियोटिक से एडवांस सेल कौन सी हो जाती है हमारी, यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक को किस में रखा गया, फिर प्रोटिस्टा। सारे यूनिसेलुलर, ऑल द यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक सेल्स विल बी इन प्रोटिस्टा। फिर बात आई फंगी, ठीक है ना। अब फंगई के अंदर आ गए यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर को भी रखा गया, मल्टीसेलुलर को भी रखा गया, और ये तो हमारे यूकैरियोटिक यानी कि ट्रू सेल्स। फिर प्लांट किंगडम की बात आ गई, और फिर लास्ट में एनिमल किंगडम। तो इन्होंने सारे के सारे दुनिया के ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिस्कवर कर दिया, बेसिकली क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल। बहुत बढ़िया, सबको आंसर आता होगा, और ये आंसर होगा हमारा हार्डेस्ट मिनरल इज डायमंड। यस, डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट 0.2H2, दिस इज जिप्सम। हार्डेस्ट मिनरल तो नहीं है, टेल्क पाउडर वगैरह, कैल्साइट यानी कि कैल्शियम के ऑक्साइड को कैल्साइट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन तो ये है, डायमंड, सबने आंसर भी कर दिया डायमंड, बट व्हाई डायमंड, डायमंड ही क्यों, हार्डेस्ट क्या है ऐसा इसके अंदर कि भाई डायमंड सबसे हार्डेस्ट हो गया हमारा। तो डायमंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए ना, तो इट विल फॉर्म सम दिस लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हो, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल, दिस फॉर्म इज नोन एज
टेट्राहेड्रल। अगर थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाओ, कार्बन डायमंड किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, है ना। और स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब कम से कम 4 कार्बन इसमें इन्वॉल्व होंगे और बनाएंगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो कि मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है पूरे केमिस्ट्री का। मोस्ट सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, दिस इज मोस्ट सिमेट्रिक। इसी वजह से अगर मैं बताऊं तो आपको ये सबसे हार्डेस्ट है। डायमंड इज द हार्डेस्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, और सबसे ज्यादा हार्ड भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली यूज्ड इन मिल्क अडल्ट्रेशन? इसमें से कौन सी एक ऐसी चीज है जो मिल्क अडल्ट्रेशन में यूज नहीं की जाती? तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज है जो मिल्क अडल्ट्रेशन में यूज नहीं की जा सकती? तो मेरे को तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, सॉडस्ट। कैसे आप ऐड करोगे, है ना? लकड़ का जो चूरा होता है कैसे ऐड करेंगे मिल्क के अंदर? तो इसका कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं थी। डिटर्जेंट ऐड कर दो, बेशक से स्टार्च डाल दो, यूरिया डाल दो, कुछ भी डाल दो, बट हाउ विल यू ऐड द सॉडस्ट? तो बहुत सिंपल था आंसर, कोई बड़ी बात नहीं। अब आया है अगेन डाइवर्सिटी से एक और क्वेश्चन जो कि दिमाग लगाने वाला है बहुत ज्यादा। What are the paired organs of balance commonly found in aquatic invertebrates which are usually fluid-filled vesicles with the sensory hair? तो ये बात हो रही है एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल्स की बात हो रही है तो आप कह सकते हो एम्फीबियंस भी हो सकते थे इसमें, बट इन्वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है तो इन्वर्टिब्रेट्स कौन है हमारे? सिंपल एग्जांपल, इन्वर्टिब्रेट्स में कौन आते हैं? पाइसेस आते हैं हमारी, ठीक है ना। तो क्या है? नेफ्रिडिया? नहीं जी नहीं, नेफ्रिडिया तो किसमें? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो हमारे कॉकरोच वगैरह में मिलता है नेफ्रिडिया। रेड्यूला? ये भी नहीं हो सकता। एक्वेटिक में होता है बेशक से, बट नहीं होगा। फायरनेक्स लंग्स की तरह यूज होते हैं, तो ये तो बात सेंसरी की नहीं कर रहा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज स्टेटोसाइट्स। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से करो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे तो फिर थोड़ा सा आपके दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रेस देना पड़ेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व डाइवर्सिटी, है ना, क्योंकि हम डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आप हर चीज को याद नहीं रख सकते। तो एक एक चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखो। फायरनेक्स हमेशा किसकी बात करता है? फायरनेक्स, है ना। फायरनेक्स तो हमारे बेसिकली रेस्पिरेशन से रिलेटेड चीजें आ जाती है। रेड्यूला, रेड्यूला में भी अगेन रेस्पिरेशन से रिलेटेड बातें होंगी। नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन से रिलेटेड बातें होंगी। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था जो थोड़ा सा स्टेटोसाइट्स यानी कि सेल्स के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पे बात हो रही है सेंसरी हेयर्स, ठीक है ना। तो हमारा आंसर विल बी दिस, स्टेटोसाइट्स। एक और क्वेश्चन आपके सामने जो कभी ना सुना होगा ना देखा होगा। आर सिलेक्टेड स्पीशीज हैव मैक्सिमम व्हाट? अब आर सिलेक्टेड स्पीशीज, क्या आर सिलेक्टेड स्पीशीज भाई? और कौन सी आर सिलेक्टेड स्पीशीज? तो क्या बात हो रही है? पेरेंटल केयर की बात हो रही है आर सिलेक्टेड स्पीशीज में, सर्वाइवल रेट की बात हो रही है, मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही है, या फिर रिप्रोडक्टिव रेट की बात हो रही है? अगर कॉमन सेंस लगाए तो फिर भी एक बार के लिए लगता है कि हाँ रिप्रोडक्टिव रेट की बात हो रही है। आर सिलेक्टेड स्पीशीज मतलब ऐसी स्पीशीज जिनका आर सिलेक्टिव रेट क्या है, वो क्या रहा है? आर सिलेक्टेड स्पीशीज हैव मैक्सिमम व्हाट, यानी कि रिप्रोडक्टिव रेट फास्ट होगा, मतलब ज्यादा होगा, बट उनका सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है ना। दीज स्पीशीज आर नोन एज आर सिलेक्टिव स्पीशीज, आर सिलेक्टेड। और इन्हीं के एक और प्रोपोर्शन में चलती है एस सिलेक्टेड स्पीशीज, जो कि बिल्कुल ठीक इसके अपोजिट वर्क करती है, आर वर्सेस एस। तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन पूछा गया ये पॉपुलेशन, बेसिकली आपको पॉपुलेशन के लिए जितने भी चीजें होती है, पॉपुलेशन ग्राफ्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनाया गया है बायोलॉजी में। तो आप कह सकते हैं ये टॉपिक उठाया गया है इवोल्यूशन से। दिस टॉपिक इज फ्रॉम इवोल्यूशन। Yes, now the question, physics term. Rahul decided to take a walk through a forest early in the morning. चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं। While he was inside the dense forest, he could see the beautiful sun ray through the small gaps within the tree and clearly see the path taken by these rays। मतलब कह रहा है कि ऐसे सनरेज आ रही हैं और इसमें उसको कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऐसे दिख रहे हैं, डस्ट पार्टिकल बहुत आराम से दिख रहे हैं सनरेज में। सनरेज में उसको डस्ट पार्टिकल्स विजिबल हो पा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज
Tyndall effect. When a beam of light become visible, when the path of beam of light will become visible due to scattering of light with the help of small particles is known as Tyndall effect. तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से Tyndall effect की बात हो रही है, ठीक है ना, Tyndall effect की बात हो रही है, तो इसी वजह से आंसर विल बी Tyndall effect. रिफ्लेक्शन सबको पता है, लाइट क्या करती है, बाउंस बैक करती है रिफ्लेक्शन में, तो ठीक है. डायफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट की बात होगी, यानी कि किसी भी एजेस के अराउंड बेंड होना लाइट का. डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, दैट इज डिस्पर्जन. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट आर द सी सॉल्ट, pollen grains, smoke soot and fine soil associated with gases? नाजीना. dust particle, yes they are all dust particle. water vapor नहीं, meteoroids नहीं. तो ये भी एक थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन. सेल बायोलॉजी, कल की क्लास में भी देखे थे हमने सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन, आज भी देख रहे हैं हम सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन. इसका मतलब सेल बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी चीज एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलती? तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफेक्टली मिलेगा ही मिलेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो भाई पावर हाउस है, सभी के लिए चाहिए, चाहे प्लांट हो चाहे हम हो, पावर हाउस है ना. ये क्या होता है हमारा, पावर हाउस होता है, तो ये तो चाहिए सबको. प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो ये ही हमारा आंसर भी बन गया, प्लास्टिड. गोल्जी, ये भी होगा सभी के पास, प्लांट हो चाहे एनिमल हो. अब जरा थोड़ा सा फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो कैसे होते हैं? ER वाले बात करें तो RER, ओके, SER, दो टाइप के मिलेंगे. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उनके ऊपर प्रेजेंट है राइबोसोम्स, है ना, तभी उनको RER का नाम दिया गया. और SER पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. अब राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, बहुत बढ़िया. और SER जब उसके पास राइबोसोम्स है ही नहीं तो कुछ ना कुछ तो करता ही होगा भाई, लिपिड बनाता है और डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है. चलो 9th क्लास में सारी चीजें, 9th क्लास की NCERT के अंदर सब कुछ प्रेजेंट है. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे को ATP जनरेट करके देगा भाई. रेस्पिरेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. रेस्पिरेशन होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा और वो सारा का सारा फूड ATP में ट्रैप होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. और गोल्जी, गोल्जी का काम एक ही है, दैट इज पैकेजिंग. जितना भी मटेरियल बना है उसे पैकेजिंग करना है और उसे को वापस से डिलीवरी करानी है, ठीक है ना, डिलीवरी करानी है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच स्पीशीज प्ले अ कीस्टोन रोल इन सपोर्टिंग इंसेक्टिवोर पॉपुलेशन विद अ ईयर राउंड अवेलेबल फूड रिसोर्सेज? तो एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, मैं यही कहूंगा ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि कौन सी एक ऐसी स्पीशीज है जो आपको फ्रूट अवेलेबल करवा देगी, वो भी थ्रू आउट द ईयर. तो एक ही आंसर है, दैट इज फिकस. यही इकलौता प्लांट है जो एनुअल है, मतलब एनुअली फ्रूट प्रोवाइड करवा सकता है. अब जिस बच्चे को इसके बारे में पता होगा वही इस आंसर को टिक भी कर पाएगा बड़े प्यार से कि फिकस एक ऐसा प्लांट है एनुअली फ्रूट प्रोवाइड कराता है, और एनुअली फ्रूट प्रोवाइड कराता है तो इंसेक्टिवोरस के लिए हेल्पफुल हो जाएगा. क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अदर्स पे डिपेंड करते हैं, जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स को, मतलब बेसिकली अदर प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे और इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर जाएंगे. तो ये इंसेक्टिवर पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फिकस स्पीशीज पूरे थ्रू आउट द ईयर उन्हें कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराती रहेगी. आ गया क्वेश्चन विटामिन से, फिर दोबारा आप सभी के सामने. विटामिन से अभी तक हम देखें तो हमने 4-5 वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी हैं और सब में कहीं ना कहीं विटामिन का 1 ना 2 क्वेश्चन आए हैं. हर एक वीडियो में ऐसी कोई वीडियो नहीं आई जिसमें अभी तक विटामिन के ऊपर क्वेश्चन ना हो. तो विटामिन ए पे क्वेश्चन आया हुआ, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट विटामिन ए आर करेक्ट? अब सबसे पहले तो विटामिन ए का साइंटिफिक केमिकल नेम, दैट इज रेटिनोल. याद होगा आप सभी को. पहली स्टेटमेंट है बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए.
बिल्कुल ठीक बात है। एक कैरेटीन जो होता है, बीटा कैरेटीन, वो होता है प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात। और विटामिन ए कहां से मिल रहा है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन। यस, बिल्कुल सच बात है ये भी। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सच है, ठीक है ना। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम होता है, बीटा कैरोटीन इसका प्रिकर्सर होता है। यस, एंड गुड सोर्सेज के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती है हमारे, सारी चीजें हो सकती हैं वाली। तो स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। दिस इज द कंप्लीटली ट्रू। यस, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमने देखा था कि विटामिन ए का पूरा चार्ट देखा था कि कौन कौन से हमें विटामिन ए मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, और उसके क्या क्या डेफिशिएंसी डिसीज भी हो सकती है। तो आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि डेफिशिएंसी डिसीज क्या होगी इसकी। तो आज के लिए हमने देखे 14 क्वेश्चन जो आपके 15th डेट से आए हुए हैं, नवंबर 15 में ये 14 क्वेश्चन यूज हुए हैं। ऐसे ही आगे अगर आप ये वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे पढ़ाकू क्लासेस के साथ बने रहिए। आज के लिए शुक्रिया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और दिलचस्प क्वेश्चनों के साथ जो कि PYQ ही होंगे, और आपको उसकी अच्छी वाली एक्सप्लेनेशन हम देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ।